पढ़े हैं उसमें इस फॉर्मेशन का सर्किट हमने देखा है। अब क्या हुआ है कि वोल्टेज सोर्स लगा दिया हमने दो नोड्स में जिनके वोल्टेज अननोन है। अगर आप इसको ग्राउंड लें, ठीक है, तो इसको ग्राउंड लें और इस सर्किट की इक्वेशन लिख लें। V नॉट हमने फाइंड कर दी, ये रेफरेंस नोड इक्वेशंस लिख लें। सर ये किया नहीं तो जी ये किया हुआ ठीक है सर समझ। ठीक है, ये सर्किट हम करते आ रहे हैं। तो अब ये सुपर नोड वाला सर्किट बन रहा है, इसकी इक्वेशन लिखने हैं। ये रेफरेंस नोड है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये V1 V2 और V0, ठीक है। तो हमें नजर आ रहा है V1 और V2 सुपर नोड बन रहे हैं, तो दोनों में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 12। V1 माइनस V2 लिखना है तो फिर आपको माइनस 12 लिखना पड़ेगा, दोनों ठीक है, ठीक है। ऐसे लिखना है तो ये माइनस 12, ऐसे लिखना है तो ये प्लस 12। KVL लगा के देखो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। V2 माइनस V1 12। अब V1 और V2 की कॉमन इक्वेशन लिख लेंगे। V1 और V2 की कॉमन इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस 8 मिलियन माइनस 8 मिलियन प्लस V1 ओवर 3K प्लस 2 मिलियन प्लस 2 मिलियन प्लस V2 ओवर 6K प्लस V2 V0 ओवर 2K इक्वल टू 0, ठीक है। V2 से रिलेटेड ये दो ब्रांचेस हैं, तो V1 से रिलेटेड 3 ब्रांचेस थी, इसके अलावा जो ब्रांचेस थी उसकी इक्वेशन हमने लिख दी। ये ना लिख दीजिएगा V0 ओवर 1K। V0 का V2 से कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, V2 से रिलेटेड दो ही ब्रांचेस, ठीक है। तो इन दोनों की कॉमन इक्वेशन हमने लिख दी। अब आ गया V0 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस 2 मिलियन V0 माइनस V2 ओवर 2K प्लस V0 ओवर 1K माइनस मिलियन फेयर इक्वल टू 0 और इक्वल टू, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर हम इन तीनों की इकट्ठी क्यों नहीं लिख सकते इक्वेशन? V1 V2 और V3 तीनों की सुपर नोड V3 के साथ तो सुपर नोड नहीं बनते, ठीक है। तीसरी वाली के साथ तो सुपर नोड नहीं बनते। सही है? यस सर कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब इसी को अगर मैं सुपर नोड अवॉइड करना चाह रहा हूँ तो V1 को ग्राउंड ले मैं V1 को ग्राउंड ले लूँ। तो V1 को ग्राउंड लेने से क्या होगा? सुपर नोड सुपर नोड अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? फिर ये ढूंढनी है। अब इसका रेफरेंस पोटेंशियल 0 है, तो ये बन गई V1, ये बन गई V2 और वो V0। सर V1 V1 12 तो V1 का पोटेंशियल नॉन है 12 वोल्ट, इसकी लिखने की जरूरत नहीं। पीछे रहेगी V2 और V0 की तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। V0 की इक्वेशन क्या बनेगी? V0 माइनस V2 ओवर 1K प्लस V0 माइनस 12 ओवर 2K माइनस 2 मिलियन इक्वल टू 0। ये इस केस में जब ग्राउंड ये हो गया तो V0 से रिलेटेड ब्रांचेस कितनी है? 1 2 3। अब ये ग्राउंड नहीं है इसलिए हम V0 ओवर 1K नहीं लिख सकते,
V नॉट माइनस V2 और 1K, V नॉट माइनस 12 क्योंकि V1 12 वोल्ट है और माइनस 2 मिली। ये इसकी इक्वेशन होगी। V2 की इक्वेशन क्या बनेगी इस केस में? V2 माइनस 12 डिवाइड बाय 6K प्लस V2 ओवर 3K इस ब्रांच का करंट प्लस 8 मिली एम्पीयर और ये वाली ब्रांच प्लस V2 माइनस V नॉट ओवर 1। ठीक है, तो ये दोनों यूजिंग नोडल एनालिसिस हमने इक्वेशन लिखी। एक में सुपर नोड इन्वॉल्व थी, एक विदाउट सुपर नोड है। कैसे कि हमने रेफरेंस चेंज कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? अगर आप रेफरेंस चेंज करें तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सोर्सेज आ जाए पार्ट हम नोडल एनालिसिस की रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज अगर चेंज हो जाए तो कैसे डील करना? सुपर नोड के अंदर डिपेंडेंट आते हैं वोल्टेज सोर्स। सुपर नोड पे डिपेंडेंट आता है, लेकिन सुपर नोड का ताल्लुक सोर्स से, वो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट। सही है, सर वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। लेकिन होना वोल्टेज सोर्स है। दो नोड में वोल्टेज सोर्स है तभी बनता है ना, वरना करंट सोर्स तो हम आराम से लिख सकते हैं आउटगोइंग करंट या इनकमिंग करंट वाला। और सर्किट में आप देख रहे हैं कि दो सोर्सेज हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और दोनों वोल्टेज सोर्स। हम इसको ग्राउंड लेते हैं। ग्राउंड लेने से क्या हुआ, 3 नोड्स हैं, इसके वोल्टेज हमें पता चल गई 6 वोल्ट। इसको ग्राउंड लेने से ये 6 वोल्ट हो गए, ऐसे ही है। ये अननोन है, ये भी अननोन। ठीक है, तो ये सुपर नोड बन गई क्योंकि बेशक डिपेंडेंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2Vx। ये कैसे आती है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे KVL। ठीक है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2Vx, और दूसरी दोनों की कॉमन इक्वेशन है। V1 और V2 की कॉमन इक्वेशन क्या होगी? V1 ओवर 12K प्लस V1 माइनस 6 डिवाइड बाय 6K, V1 माइनस 6 डिवाइड बाय 6K। ठीक है, V1 माइनस 6 डिवाइड बाय 6K प्लस V2 ओवर 6K, V2 ओवर 6K और V2 माइनस 6 डिवाइड बाय 12K, V2 माइनस 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, एक ही इक्वेशन मांगी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2Vx। जैसे हम लिखते हैं सुपर नोड की इक्वेशन, दूसरी इससे रिलेटेड ब्रांचेस की कॉमन इक्वेशन लिख दी V1 ओवर 12K, V1 माइनस 6 ओवर 6K, V2 ओवर 6K और V2 माइनस 6 ओवर 12K। सही है, और थर्ड वाली नोड की हमें वोल्टेज नोड, तो इनको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो हम I0 फाइंड कर सकते। लेकिन एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है। मैंने आपको पहले भी कहा है जब भी डिपेंडेंट सोर्स आएगा तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा होगा। तो Vx डिफाइन होना चाहिए। Vx है ये वोल्टेज, हमेशा सोर्स जिस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं डिफाइन हो। तो क्योंकि Vx डिफाइन है और इसको हम अपनी डिफाइंड वोल्टेजेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। Vx इसके इक्वल बन रहा है Vx
Vx इज एक्चुअली V2, सही है। तो जहां पर Vx आया वहां पर आप V2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस Vx को V2 लिख दूं कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2V2। ठीक है, अब दो इक्वेशन और दो ही अननोन रहेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 के से क्या आ जाएगा, V1 प्लस 2V1 माइनस 12 प्लस 2V2 प्लस V2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, V1 माइनस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। जी ट्वेल्व से 12 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया जी। देखें Vx डिफाइन कौन से वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस 6 के। सर्किट में जो Vx डिफाइन है वो है वोल्टेज अक्रॉस 6 के। हमने जो V2 डिफाइन किया वो क्या है, वोल्टेज ऑफ दिस नोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखें वोल्टेज ऑफ दिस नोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी एक्चुअली क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 6 के। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 6 के है V2। V2 6 के का एक ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, दूसरा इस नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने V2 कहा है, और Vx डिफाइन है वोल्टेज अक्रॉस 6 के। तो दोनों सेम ही हुई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज V2, दिस इज Vx, एक ही बात। गलती हो Vx के साथ भी लिख सकता था मैं, वो मैंने उसका गौर नहीं किया। ठीक है, ये इक्वेशन मैं Vx के साथ भी लिख सकता था, लेकिन खैर V2 डिफाइन हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, जी। तो डिपेंडेंट सोर्स आया विद सुपर नोड, तो तरीका आपने देख लिया वही है, सुपर नोड की इक्वेशन लिखी, और फिर एक वेरिएबल ज्यादा क्यों बन रहा था, क्योंकि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है। तो हमने डिपेंडेंट सोर्स को नॉन वेरिएबल की फॉर्म, हर दफा ऐसा ही नहीं है कि यही केस बनेगा। ठीक है, तो हमने उसको इस फॉर्म में लिख देना है जो वोल्टेजेस हमने डिफाइन किए हैं, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल बन जाते हैं। तो अब आराम से V1 और V2 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, I0, तो I0 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 डिवाइड बाय 12। ठीक है, हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इसमें? और V0 फाइंड करने के लिए यूज करेंगे हम नोडल एनालिसिस। तो ग्राउंड चेंज करेंगे हम, एक दफा सुपर नोड की इक्वेशन लिखेंगे और एक दफा ऐसा ग्राउंड चूज करेंगे कि सुपर नोड ना हो। ठीक, तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं। फाइंड हमने V0 करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ग्राउंड लेते हैं। तो ये ब्रांचेस इनके वोल्टेजेस हमें नहीं पता, कितनों के नहीं पता, 1 2 3, इसके कितने -12। ठीक है, इस नोड के वोल्टेज कितने हैं, -12। ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है।
ठीक है, पोलैरिटी हमेशा देखनी है कि पॉजिटिव एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो नेगेटिव के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -12, सही है। तो बाकी नोड को हम डिफाइन कर लेते हैं V1, V2 एंड V0, ठीक है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसी को यूज कर। तो V1 की इक्वेशन क्या बनेगी, V1 over 1k plus V1 plus 12 over 1k minus 2ix equal to 0। V2 की इक्वेशन क्या बनेगी, V2 plus 12 over 1k plus 2ix plus 2 milliampere is equal to 0, यस सर, ठीक है। एंड V0 की इक्वेशन क्या बनेगी, -2 V0 over 1k plus V0 और plus 12 over 1k minus 2 milliampere equal to 0। तीन इक्वेशन है, अननोन कितने हैं, 4, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है सर्किट में, तो Ix डिफाइन सर्किट में हुआ हुआ है, Ix कौन सा करंट है, ये। तो मैं लिख सकता हूँ Ix इज इक्वल टू -12 -12 माइनस V0 ओवर 1 ओवर 1, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, -12 से V0 जा रहा है, हम क्या लिखेंगे, -12 माइनस V0 ओवर 1, ये है Ix। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी और तीनों V1, V2 और V0 की फॉर्म में, सही है। और इन दी एंड हमने फाइंड क्या करना है, V0। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V0 आ जाएगा, सही है। कोई क्वेश्चन, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे लिखी हैं, क्लियर है, यस सर, सबको क्लियर है। अब हम इसका ग्राउंड चेंज करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं, क्योंकि इसको ग्राउंड किया तब भी सुपर नोड नहीं बनेगी। मैं मतलब ग्राउंड ऐसा यूज कर रहा हूँ ताकि सुपर नोड बने, ताकि आपको सुपर नोड रिवाइज हो, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, अगर इसको आप V2 कह लें, इसको V0 भी रहने दें, इसको आप V1 कह लें और इसको आप V3 कह लें। अब हुआ क्या कि ग्राउंड चेंज करने से एक अननोन बढ़ गया, एक इक्वेशन ज़्यादा अच्छी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन उसको भी अगर आप सॉल्व कर लें तो आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। इस लिहाज से अब ग्राउंड, इस ग्राउंड के लिहाज से इक्वेशन क्या बनेगी, V1 की इक्वेशन लिखते हैं इस ग्राउंड के लिहाज से, तो बनेगी V1 ओवर 1k, चलिए कॉमन इक्वेशन से लिख लेते हैं, ये V1 और V3 दोनों की बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये सुपर नोड बन गई। तो V1 ओवर 1k प्लस V1 माइनस V2 ओवर 1k V1 माइनस V0 ओवर 1k। फिर दूसरी नोट पे आ जाए, कॉमन V3 और V1 की इक्वेशन कॉमन है, तो V3 ओवर 1k प्लस V3 माइनस V0 ओवर 1k इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V3 माइनस V1 इज इक्वल टू 12, ये यूजिंग KVL, ठीक है। तो ये मेरी सुपर
नोड, सुपर नोड की इक्वेशन ये और दूसरी कॉमन इक्वेशन, सही है। अब क्या रहेगी V2 और V0। V2 की इक्वेशन क्या बनेगी 2ix plus V1 minus V2 minus V1 over 1k plus 2 milliampere is equal to 0 yes और V0 की इक्वेशन minus 2 here minus 2 V0 minus V3 over 1k V0 minus V1 V0 minus V1 over 1k minus 2 minus 2 milliampere equal to 0। Ix अगेन दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या बना था -12 माइनस V0 ओवर 1k। अब Ix क्या बनता है V1 माइनस V0 ओवर 1k। इस केस में Ix किसके इक्वल बन रहा है V1 minus V0 V1 माइनस V0 ओवर 1k, ठीक है। yes sir तो ये अब सब्स्टिट्यूट होगा Ix की जगह, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस और 4 अननोन वैल्यू, सही है। तो ये दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड से सर्किट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रायर मेथड आपका कौन सा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बन। आपका प्रायर मेथड हमेशा वो होगा जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बन, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अपना प्रायर मेथड बताएं और साथ उसकी रीजन बताएं, तो फिर आपने रीजन भी देना, ठीक है। कि अगर मैं ये वाला मेथड यूज करूं, ये भी रीजन देनी है कि अगर मैं सुपर नोड वाले मेथड से यूज करूं तो इक्वेशन ज्यादा बन रही है, अदरवाइज इक्वेशंस कम बनती हैं, ठीक है। ये दो केस में अगर सिर्फ नोडल एनालिसिस पढ़ने हैं, अगर आप मैश भी पढ़ चुके हुए हैं, लूप भी पढ़ चुके हैं, फिर तो आप ये डिसाइड करेंगे कि पहले आपने मैश लगाना है या नोडल लगाना है, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि मैश से इक्वेशन ज़्यादा बन रही हो, नोडल से कम बन रही हो, तो जाहिर सी बात है उधर से आप नोडल की तरफ आ जाए। फिर नोडल में भी आपके पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप सुपर नोड से कर सकते हैं, आप कुछ किसी तरह से भी डिफाइन कर भी कर सकते हैं। तो फिर आप बताएंगे कि ये वाला जो मेथड है इसमें सबसे कम इक्वेशन होता है, ठीक है। ये वर्डिंग में आपने बताया, उसके बाद फिर आप सॉल्व करें। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखिए इसकी जल्दी से आप। V0 फाइंड करना है, पुट P ग्राउंड चूज करें और इक्वेशन, क्योंकि सुपर नोड एक बन ही रही है तो हम फिर इसको ग्राउंड डिफाइन करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ अननोन नोड जिनके वोल्टेजेस अननोन हैं वो कितनी बन रही है 5, वो बन रही है 4 और इसके वोल्टेज हमें पता है कितने 4, ठीक है। तो इनको डिफाइन कर लें, ये 4 बन रही है या 3 बन रही है, इसको Vx कह देते हैं और इसको V2 कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम नोड, ठीक है। बीच में कोई रेजिस्टेंस होती तो ये अलग नोड होती। अब ये ऊपर वाली एक ही नोड, जैसे ये नीचे वाली एक ही नोड है, ठीक है। तो ये सेम नोड V1 है, ठीक है। V1 V0 नहीं हो सकती, नहीं V0 जो है जब भी हम नोड वोल्टेजेस डिफाइन करते हैं इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इतने वोल्टेज है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V0 नहीं, ठीक है। V0 वोल्टेज अक्रॉस 1k, ये वोल्टेजेस नोड वोल्टेजेस हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं। ये Vx इसलिए लिखा है कि इसका दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी Vx है, इसलिए इसको Vx ले लिया। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V2 है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V1, ठीक है।
इसको वी नॉट इस वजह से लिया कि वी नॉट का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं, ठीक है। वी नॉट वोल्टेज क्रॉस 1K, सही है। यस सर। तो V1 की इक्वेशन क्या बनेगी? अब V1 और Vx सुपर नोड बन रहे हैं और कंबाइंड इक्वेशन बनेगी Vn और V1 और Vx, ठीक है। वो क्या बनती है? -2 मिली एम्पियर प्लस V1 माइनस V2 ओवर 1K प्लस V1 माइनस 4 ओवर 1K। V1 से रिलेटेड सारी ब्रांचेस होगी, ये भी और ये भी। Vx की तरफ आ जाए, Vx से रिलेटेड 1 और 2 ब्रांचेस हैं, और प्लस Vx ओवर 1K प्लस Vx माइनस V2 ओवर 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब रह गई V2 माइनस और सॉरी V1 माइनस Vx इज इक्वल टू 2Vx, ठीक है। V1 माइनस Vx इज इक्वल टू 2Vx, ये दो इक्वेशन हो गई। अब आते हैं V2 की तरफ। V2 माइनस Vx ओवर 1K प्लस 2 मिली एम्पियर V2 माइनस प्लस V2 माइनस V1 ओवर 1 इक्वल टू 0। अब डिपेंडेंट सोर्स है सर्किट में, तो जाहिर सी बात है हमें Vx डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने Vx को अपनी नोड वोल्टेज ही दिया हुआ है, तो अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल बनते हैं। अगर हमने इसको V2 लिया होता, V3 लिया होता, तो हम लिख सकते V3 इज इक्वल टू Vx। सही। तो अब करंट जो है नेगेटिव नहीं आएगा? कौन सा वाला? 2 मिली एम्पीयर। हाँ सॉरी, करंट नेगेटिव है, ये इनकमिंग करंट है -2 मिली, ठीक है। तो अब ये तीन इक्वेशन है और आप देख लें तीन ही अननोन है, V1, V2 एंड Vx। क्यों? क्योंकि हमने इसको नोड वोल्टेज को Vx ही ले लिया था, सही है। Yes. क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी Vx बन गई, वोल्टेज अक्रॉस 1K जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी Vx ही बनेगी, इसलिए हमें अब डिपेंडेंट सोर्स की वजह से अलग से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सही है। Yes. तो इन तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1, V2 और Vx आ जाएगा। फाइंड हमने क्या करना है? V0 किसके इक्वल है? V0 इज V1 माइनस V2, ऐसे ही है ना, डिवाइड बाय 1K करेंगे वो करंट बन जाएगा, वोल्टेज चाहिए। अब V1 माइनस V2 के इक्वल कैसे है? V0 यूजिंग KVL, ठीक है, यूजिंग KVL। ये इस लूप पे लगा KVL, दिस, ठीक है। यहां से यहां तक की वोल्टेज क्या है? V1 माइनस V1 प्लस V0 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, माइनस V1 प्लस V0 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, सही है। तो V0 क्या बना? V1 माइनस V2, सही है। कोई क्वेश्चन? तो सर्किट में अगर डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो सुपर नोड की इक्वेशन लिख लेंगे। यस सर। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये था जी नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस एप्लीकेशन थी KCL, ठीक है। अब है लूप एनालिसिस।
लूप एनालिसिस जो है वो एप्लीकेशन होती है केवीएल, ठीक है। तो ये दो मेथड अगर आपको आते हैं तो आप सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस। तो हम देखते हैं लूप एनालिसिस। प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट या नंबर ऑफ ब्रांचेस कह लें आप, और n है नंबर ऑफ नोड प्लस 1। इतनी एटलीस्ट नंबर ऑफ इक्वेशन हो तो आप वो सर्किट यूजिंग लूप एनालिसिस सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ मैश काउंट है, नंबर ऑफ मैश काउंट है। मैश की डेफिनेशन क्या थी, मैश एक ऐसा लूप है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो, ठीक है। तो वो आप देख रहे हैं सर्किट में कितने मैश बन रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मैश होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी सर्किट है, इसे स्टार्ट करते हैं हम। सर्किट की आपने केवीएल की क्वेश्चंस भी लिखी होंगी, आपने कैसे लिखी होंगी, वी ए बी प्लस वी बी ई प्लस वी ई एफ प्लस वी एफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। या सेकंड वाला मैच जो है उसकी वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ई प्लस वी ई बी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखी थी क्वेश्चंस। लेकिन हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं लूप एनालिसिस। अगर हम इसको लूप एनालिसिस से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो जैसे नोडल एनालिसिस में हम क्या करते थे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। फिर देखते थे कि उसमें से कितनी ऐसी नोड हैं जिनका पोटेंशियल हमें नहीं बना, सही। तो मैश एनालिसिस में आपने देखते हैं कितने ऐसे लूप या मैश हैं, या मैश को भी रहते हैं, कितने ऐसे लूप्स हैं जिनका करंट हमें नहीं पता, जिनका करंट हमें नहीं पता, डिफाइन नहीं है। तो सर्किट में देखें अगर फर्स्ट ए बी ई एफ ए को जो लूप बन रहा है ए बी ई एफ ए, इसका करंट आपको पता है? नो सर। बी सी डी ई बी, इसका करंट पता? इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगी? दो मैच मारने हैं, दो इक्वेशन चाहिए। या ऊपर वाला फार्मूला चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7, और नोट्स कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 6 प्लस 1 कितना बनता है? 2। या देखते हैं नंबर ऑफ मैच कितने? 2। कम से कम दो इक्वेशंस आपने लिखनी है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो कितने ऐसे लूप हैं जिसका करंट आपको नहीं पता? एक ये,
नहीं पता, एक ये आपको करंट नहीं पता, एक आउटर लूप भी बन रहा है उसका भी करंट आपको नहीं पता, लेकिन वो 3 इक्वेशन बन जाएंगी। हमें कितनी चाहिए? 2। तो हम हमेशा प्रेफर किया करेंगे कि मैश की इक्वेशन देखिए, ठीक है। तो जैसे वहां नोड्स खुद से डिफाइन कर देते थे, इसमें करंट्स खुद से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूं इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, और ये डायरेक्शन में कुछ भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एक क्लॉकवाइज लूं दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन एक दफा जो ले ली फिर इक्वेशन उसके लिहाज से लिखी, सही है। यस तो I1 की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, I1 का मतलब है मैं लूप A B E F A की इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो रूल वही है कि I अगर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा तो वोल्टेज नेगेटिव होगी, ठीक है, अदरवाइज वोल्टेज पॉजिटिव होगी। तो देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं VS1 से, I किस में एंटर हो रहा है? नेगेटिव में, क्या लिखेंगे? माइनस VS1 प्लस I1 इंटू R1, I1 की फॉर्म में लिखेंगे, I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R3, लेकिन ये ब्रांच इन दोनों मैश में कॉमन है, तो इसमें से सिर्फ I1 ही पास करता है, ठीक है, इसमें से I2 भी पास करता है, तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है, प्लस I2 R2 प्लस I2 I1 R2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 4 वोल्टेज इजी बनी है, 1 2 3 4, लेकिन यूजिंग ओम्स लॉ हमने I टू R की फॉर्म में, जैसे उसमें यूजिंग ओम्स लॉ हम V ओवर R की फॉर्म में लिखते थे नोडल की इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें क्या था, करंट सोर्स की डायरेक्शन अगर गिवन हो तो हम वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही ले लेते थे। इसमें अब वोल्टेज सोर्स आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल गिवन है, तो अगर करंट नेगेटिव में एंटर हो रहा था हमने माइनस VS1 ले लिया। इसका ड्रॉप I1 R1 बनता है, इसका ड्रॉप 2 करंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने हमेशा ये करना है कि जिस करंट की आप इक्वेशन लिख रहे होंगे उसमें से दूसरा करंट माइनस करना और इनटू, ठीक है। और इसकी क्या इक्वेशन बन गई? I1 R2, ठीक है। 4 एलिमेंट्स 4 वोल्टेज ड्रॉप। अब I1 की हो गई, I2 की तरफ I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? I2 भी आपने खुद से डिफाइन किया हुआ है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। I1 into R3 plus VS2 plus I2 into R4 plus I2 R5 is equal to 0। जी, यहाँ तक कोई इशू? दो करंट्स डिफाइन किए थे, ठीक है, और दोनों के लिहाज से हमने इक्वेशन लिख। अब इसी फर्स्ट लूप की इक्वेशन क्या बनती है? यूजिंग KVL, V FA plus V AB plus V BE plus V EF is equal to 0। ऐसे लिखते हैं। VFA क्या है? माइनस VS1
VAB क्या है V1, VBE क्या है V3 और VEF क्या है V2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आगे ऐसे ही V1 ओम लॉ में क्या बन रहा है I1 into R1। V3 क्या बन रहा है I1 minus I2 into R3 और V2 क्या बन रहा है I1 into R। ठीक है, एक्चुअली ये केवीएल की इक्वेशन है लेकिन ओम लॉ में फॉर्म। ठीक है, इसी तरह दूसरे लूप की भी जी। ये क्वेश्चन तो नहीं हमने ये क्यों लिखी, ये क्यों लिखी? क्योंकि हम केवीएल ऐसे स्टार्ट किया था ना पढ़ना। जब केवीएल स्टार्ट किया था तो पहले इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी, फिर इस फॉर्म में लिखी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसी की एप्लीकेशन है मैश एनालिसिस। अब ये स्टेप तीसरी क्वेश्चन में आया, जबकि हमने ये इक्वेशन इस सर्किट को ही देख के लिख दी। ठीक है, तो यही चीज बनती है, इन नोडल में भी हमने किया था। सही है, तो इसी तरह दूसरे लूप की भी आप इस टाइप की इक्वेशन लिख लें और उसमें आप देख सकते हैं कि दूसरी वाली इक्वेशन भी बन जाएगी। सही है, तो दो इक्वेशन हमने लिख ली। अब अगर इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास, अगर नॉर्मली रेजिस्टर्स नोन होते हैं, रेजिस्टेंसेस नोन होती हैं, सोर्सेस नोन होते हैं, तो हमारे पास I1 और I2 वेरिएबल रह जाएंगे जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। तो दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन रह जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही वाला केस बन रहा है, नोडल एनालिसिस वाला जब इक्वेशन लाओगे। तो इन दो इक्वेशंस को अगर मैं यूज करूंगा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह नोडल एनालिसिस में है कि कोई भी वोल्टेजेस, जब आप नोड ऐसी नोड्स जिनके वोल्टेजेस अननोन हो, जब वो वोल्टेजेस आप फाइंड कर लेते हैं तो सर्किट में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं रहती जो आप फाइंड ना कर सकते। सेम मैश एनालिसिस में या लूप एनालिसिस में जब आप करंट्स फाइंड कर लेते हैं जो आपने खुद से डिफाइन किए हैं, तो फिर सर्किट में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं रहती जो आप फाइंड ना कर सकते हैं। एक दफा आपको I1 और I2 पता चल गया, फिर आप सर्किट में किसी भी ब्रांच का करंट या वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो एक है बन रहा है आउटर लूप। आउटर लूप की भी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। ये बेसिकली मैंने किया है मैश एनालिसिस। मुझे पता है कि मैं लूप एनालिसिस भी कर सकता हूँ। ठीक है, फर्क क्या होगा कि लूप एनालिसिस में मैं एक लूप ले सकता हूँ, बेशक वो फर्दर मैशेस में डिवाइड हो सकता हूँ, लेकिन मैश एनालिसिस में मुझे मैश ही लेनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम हर मैश एक लूप होता है तो उसको भी लूप एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं करंट डिफाइन करूंगा लूप एनालिसिस के लिहाज से। एक करंट मैं कहता हूं इस मैश में फ्लो हो रहा है, एक करंट मैं कहता हूं आउटर लूप में फ्लो हो रहा है। ठीक है, मुझे पता है दो इक्वेशंस चाहिए ना इसको लिखने के लिए, तो ये तो क्लियर है। अब इस इक्वेशन चेंज हो जाएगी सर। अब मैं कहता हूं कि I2 जो है वो सिर्फ इस मैश का करंट नहीं है, बल्कि क्योंकि हमने क्या देखना होता है, कितने लूप ऐसे हैं जिसका करंट अननोन है, तो वो आउटर लूप का करंट भी तो अननोन ही है। तो मैंने I2 ले लिया कि वो इस आउटर लूप में फ्लो कर रहा है। दो करंट ही ले लिए मैंने। अब एक करंट इस मैश में फ्लो कर रहा है, दूसरा आउटर। अच्छा, करंट इस तरह से डिफाइन करने हैं कि कोई ऐसी ब्रांच रहना चाहिए जिसमें से आपका डिफाइंड करंट पास ना कर रहा हो। तो देखें हमने जो I1 और I2 डिफाइन किए हैं वो हर ब्रांच में से पास हो रहे हैं। सही है, तो अब इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, दोबारा से लिखने लगा मैं I1 की इक्वेशन। सब में करंट डिफरेंस आ जाएगा I1 I2 नहीं,
y से स्टार्ट करते हैं माइनस वी एस वन, ये तो सेम रहेगा, प्लस अब क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू आर वन, प्लस क्यों किया है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, उधर माइनस क्यों करते थे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इधर माइनस इसलिए करते थे कि एक डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, I2 अपवर्ड फ्लो हो रहा था, इधर ऐड इसलिए किया है कि I2 भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है A to B और I1 भी A to B फ्लो हो रहा है, तो दोनों ऐड हो गए, ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R3, क्योंकि R3 में से अब I2 पास नहीं कर रहा, I2 आउटर लूप कर रहा है, सही है, वापस आए प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें दोनों इक्वेशन में करंट आप जब रीडिफाइन किए तो डिफरेंस है ना, सही है, पहले लेफ्ट वाली 3 ब्रांचेस में से सिर्फ I1 पास कर रहा था, अब उनमें से साथ I2 भी पास कर रहा है, सही है। इसी तरह I2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नए वाले I2 की जो आउटर लूप में फ्लो कर रहा है, यहीं से स्टार्ट करें माइनस VS1 प्लस I2 प्लस I1 इंटू R1 प्लस VS2, आउटर लूप में है क्योंकि प्लस I2 R4 क्योंकि इसमें से आप सिर्फ I2 पास कर रहे हैं, इसी तरह I2 R5 इसमें से भी सिर्फ I2 पास कर रहे हैं, I1 प्लस I2 इंटू R2 और प्लस I2 प्लस I1 इंटू R2 प्लस I2 प्लस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वेशन इस सर्किट को पूरी तरह से डिफाइन कर रही हैं, आप इनमें से कोई भी एनालिसिस यूज कर सकते हैं, ये दोनों लूप एनालिसिस हैं, दोनों लूप एनालिसिस हैं, लेकिन इसमें से मैश एनालिसिस आप सिर्फ इसको कह सकते हैं, ये मैश एनालिसिस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसा लूप चूज कर लिया है जो फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम मैश एनालिसिस नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों लूप एनालिसिस हैं, क्योंकि हर मैश एक लूप तो होता ही है, सही है, लेकिन हर लूप एक मैश नहीं होता, तो ये इसको मैश एनालिसिस कह सकते हैं, इसको मैश एनालिसिस नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों लूप एनालिसिस, सही है। तो कोई क्वेश्चन हो इसमें? अब ये सारी वैसे प्रेफर यही करें कि सारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आप लिखेंगे मैं चेक कर दूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो डायरेक्शन डिफाइन है वही नहीं, आप चेंज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैश एनालिसिस में मैं I2 की डायरेक्शन ये भी ले सकता हूँ, ठीक है, अब I2 की डायरेक्शन ये लेने से मैश एनालिसिस की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, माइनस VS1 ऐसा ही रहेगा, क्लॉकवाइज देख रहे हैं, सारी क्लॉकवाइज देखिए ना, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, I1 इंटू R1, अब यहाँ पर क्या होगा, अब R3 में दोनों B2E फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, I1 भी और I2 भी, अब ये नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ये प्लस, ठीक है, समझ आ रही है ना, यस सर, प्लस हो गया। इसी तरह इसमें से वही I1 और R2 ही पास करना है, इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ये भी I2 प्लस I1 इंटू R3 होगा, बाकी सेम नहीं रहेगी, ये माइनस VS साइन ये माइनस VS हो जाएगा, बाकी सेम, ठीक है। अब ये साइन चेंज हो गए सर, सारे सारे माइनस हो जाएंगे,
सारे माइनस नहीं होंगे। नेगेटिव V5 नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? सब Minus नेगेटिव enter हो से जाएगा। वो तो माइनस में इंटर हो रहे हैं। मैं V5 लिख रहा हूँ या मैं I2 R5 लिख रहा हूँ? मैंने V5 लिखा है। अगर आप I2 R5 बेसिकली मैंने V5 अब फाइंड करना है ना, ये सारे अननोन हैं जो मैंने फाइंड करने हैं, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? V5 इज इक्वल टू माइनस I2, ठीक है? इधर माइनस नहीं आएगा, जब ये फाइंड करना है तो यहाँ पर माइनस लगा दें। ये तो फिर KVL नहीं प्रूव कर रहा। अगर इसको आप KVL में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन तो नहीं बनती। इसको KVL में कन्वर्ट करके की इक्वेशन देख लेते हैं क्या बस। I2 की इक्वेशन यूजिंग KVL लिखते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक? क्या बनती है इक्वेशन? V DC प्लस B CB प्लस BD BE प्लस BD ED is equal to 0. Now BDC is minus 0. VCB minus VS. V plus BE plus V3 minus V5 equal to 0. ये हो गया। अब V4 क्या है? minus In form of I2 R4 minus I2 minus I2 R4 minus VS2 है। यहाँ पर आपने पैसिव साइन कन्वेंशन याद करें। पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है? जब करंट किसी भी पैसिव एलिमेंट में से पास होता है तो पोलैरिटी क्या होती है? जिस एंड पे वो इंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिस एंड से वो लीव करता है वो नेगेटिव होता है। जब भी करंट, यही बताया हुआ ना पैसिव साइन कन्वेंशन में, जब भी करंट किसी पैसिव एलिमेंट में से पास होता है तो जिस एंड पे वो इंटर होता है वो पॉजिटिव होता है और जिस एंड से वो लीव करता है वो नेगेटिव होता है। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ V4 को I2 R4 की फॉर्म में, ठीक है? और V2 I2 R4 की फॉर्म में क्या होना चाहिए? माइनस I2 इंटू R4। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट है वो पोलैरिटी इसमें चेंज डालेगा, या इसको दूसरा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ लगा फिलहाल इस I2 के लिहाज से देख लें जरा। जो पोलैरिटी होनी चाहिए इसको मैं कह लेता हूँ VD, ठीक है? ये VS ही रहने दे, इसको मैं कह लेता हूँ, इस पे तो चले प्लस ही है V3 की, इसको मैं कह लेता हूँ VE, ठीक है? इस लिहाज से अगर मैं लिखूँ इसको पहले तो क्या बनेगा? प्लस VD फिर माइनस VS2 फिर प्लस V3 फिर प्लस VE इज इक्वल टू 0। VD क्या बनता है? I2 इंटू R4। V2 is I2 इंटू R4 माइनस
VS2 प्लस V3 और I2 R5 I2 R5 प्लस I2 R5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब VD किसके इक्वल है? माइनस -V4 के। VD इज इक्वल टू -V4 एंड V इज इक्वल टू -V5। ठीक है, तो जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर? इसकी बात करें, इसकी इसको कन्वर्ट ही किया इसकी जगह सर I2 R3 आ जाएगा। I2 प्लस I1 आएगा I2 प्लस अच्छा इसकी बात करें, I2 प्लस I1 सॉरी I2 प्लस I1 R3 ये बन गया। और इक्वेशन क्या बन गया? VS2 प्लस हमने किस फॉर्म में लिखी थी? ये वाली इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में। ये क्या बन रही है? पहले I2 प्लस I1 इंटू R2, I2 प्लस I1 इंटू R3 माइनस VS2 प्लस I2 R4 प्लस I2 R4 प्लस I2 R5 प्लस I2 R5। ये इक्वेशन बन गई। यस ठीक है, अब हमने V1 हमें फाइंड कहा गया, क्या फाइंड करें? V1 V2 V3 V4 एंड V5 हमें ये फाइंड करने को कहा। तो इन इक्वेशन से मेरे पास होगा क्या? I1 और I2 आ जाएंगे। बेसिकली I1 और I2 फाइंड करने हैं ना मैंने। I1 और I2 फाइंड कर ले तो फिर सर्किट में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं रहेगी जिसको मैं फाइंड नहीं कर सकता। तो इन इक्वेशंस को यूज करके मैंने I1 और I2 फाइंड कर लिया। अब मुझे कहा गया कि आप फाइंड करें V5। अब मुझे कहा गया कि आप फाइंड करें V5, तो मैं कहूंगा V5 इज इक्वल टू माइनस V माइनस V क्या था? ठीक है, अगर हम ऊपर साइन चेंज कर दें तो मतलब ये इस प्रोसीजर तो बात जाएंगे, साइन ही है ना, मतलब फ्रैक्शन है। अगर ऊपर नेगेटिव हो जाए तो उससे फर्क तो नहीं इक्वेशन में अगर चेंज कर दें सर, अगर डायरेक्ट I2 में अगर हम लिख दें माइनस I2 R4 एंड माइनस I2 R5, क्योंकि ये मैच देख के तो हमें ये समझ आ रहा है ना कि नेगेटिव में इंटर हो रहे हैं और पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं, तो नेगेटिव आना चाहिए, जैसे कि हमने I1 लिखा है। अगर मैं I1 की डायरेक्शन भी चेंज कर दूं, ठीक है, और VS2 के साथ भी हमने पैसे कन्वर्शन फॉलो नहीं की, उसके साथ हमने नेगेटिव लिखा। हाँ लेकिन देखें, जब हम करंट की इक्वेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब हम करंट की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम जो वोल्टेजेस डिफाइन है उसको नहीं देखते, जो वोल्टेजेस डिफाइन है उसको नहीं देखते, हम अपने करंट की जो डायरेक्शन ली है हमने उस लिहाज से इक्वेशन लिखते हैं। जिस तरह हम नोडल एनालिसिस में एज्यूम करते थे कि सारे करंट आउट गोइंग है, सारे करंट, हालांकि हमें कुछ हो भी सकता है कोई करंट इनकमिंग हो, ऐसा पॉसिबल था ना कि कोई करंट इनकमिंग हो, लेकिन हम क्या करते थे, सारे करंट आउट गोइंग लेते थे, और इन दी एंड हमने चेक करके देख लिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इधर हमने सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही बनती है। जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि आपने जो I2 की डायरेक्शन ली हुई है उसके लिहाज से वो अपोजिट बन रहा है, ठीक है। अब जब पोलैरिटीज गिवन हो, हमें कह दिया गया है
कि ये वोल्टेजेस फाइंड करनी है, तो हम करंट ही इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो कर रही हो, लेकिन अगर वो ना भी फॉलो कर रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इक्वेशन लिखते हुए जो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं उनकी पोलैरिटी बीच में नहीं लाते, ऐसा हम नोडल एनालिसिस में भी करते रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने Ix फाइंड करना होता था,